हेलो दोस्तों, आज अपन संधि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और संधि अक्सर से अपन ने खूब टीचर से बुक्स के माध्यम से अपन ने पढ़ी है, पर संधि में लगभग ये कंफ्यूज रहता है कि भी कौन सी संधि कब आएगी, कौन सी कब आएगी। चाहे वो स्टूडेंट में हो, चाहे टीचर्स भर्ती में हो, चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में हो, बड़ा कंफ्यूज रहता है कि संधि अपन यण संधि करें, गुण करें, एक दीर्घ करें, एक वृद्धि करें, एक विसर्ग करें, कौन सी संधि करें, ये बड़ा कंफ्यूज रहता है। तो अपन संधि के बारे में आज एक बार चर्चा करेंगे। संधि में अपन ने देखा होगा सबसे मेन बात होती है परिभाषा स्टार्टिंग में, कि परिभाषा, संधि की परिभाषा होती क्या है, संधि कहते किसे हैं। संधि के बारे में भी अपन परिभाषा में भी छोटी सी त्रुटि कर देते हैं कई बार। परिभाषा की बात करें तो अक्सर से अपन कर देते हैं कि भाई दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। बाकी मेल तो होता है, लेकिन वर्णों के मेल से जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, डिफरेंट उत्पन्न होगा, उसको अपन संधि कहेंगे। अर्थात दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों का जो मेल होगा और उनसे जो विकार उत्पन्न होगा, उसमें चेंजमेंट आएगा, परिवर्तन आएगा, उसको अपन संधि कहेंगे। वर्णों का मेल तो हो जाएगा, लेकिन जो चेंजमेंट होगा उसको अपन संधि कहेंगे। संधि में लगभग स्वर संधि में अपन बात करें, वैसे संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि पहला टाइप, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। अक्सर से अपन सभी ये जानते भी हैं और अपन ने पढ़ा भी है, खूब देखा भी है। तीन संधियां खूब अपन ने अच्छे से देखी है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज स्टार्ट होता है स्वर संधि में। तो आज अपन इस वीडियो में पहले स्वर संधि की चर्चा करेंगे, बाकी संधियां फिर कभी वीडियो में दूसरे चैप्टर में अपन इनको देखेंगे। इसलिए आज विस्तार से अपन पहली संधि की चर्चा करेंगे, स्वर संधि। संधि में भी एक समस्या कई बार आती है, एक विच्छेद और एक संधि। तो पहले आज अपन संधि को देखेंगे कि संधि किस प्रकार से होती है, कैसे होती है। स्वर संधि के प्रमुखतः भेदों की बात करें तो इनमें मुख्य रूप से पहले स्टार्ट होती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि नंबर 2 पे अपन लेंगे गुण संधि। नंबर 3 पे अपन लेंगे वृद्धि संधि। और नंबर 4 पे अपन लेंगे यण संधि। नंबर 5 पे अपन लेंगे अयादि संधि। ये संधि प्रमुख रूप से अपन स्वर संधि में पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे अपन स्वर संधि की इनसे डिटेल से। एक ऐसा शॉर्टकट, ऐसी ट्रिक्स आपको बताएंगे कि न तो आप कंफ्यूज होंगे इन संधियों में, और न आपको कभी परेशानी आएगी, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको किसी प्रकार से भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपन स्वर संधि को पढ़ेंगे। उनमें मुख्य रूप से अपन सबसे पहले अपने को स्वर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो स्वर संधि होती है वो स्वरों में होती है। इसलिए सबसे पहले अपन इस वीडियो के माध्यम से अपन पहले स्वर पढ़ेंगे। स्वर आप साथियों जानते हो, आपने बहुत पढ़ा है। स्वर संस्कृत में 13 और हिंदी में 11 होते हैं। हिंदी में कौन से कम ज़्यादा होते हैं वो भी अपन चर्चा कर लेंगे। तो अपन बात करते हैं स्वर की। स्वर होते हैं ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री और बड़ी री। एक होता है लिरी,
ए आई ओ और औ, ये टोटल अपने स्वर 13 स्वर संस्कृत में होते हैं। आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। हिंदी को भी अपन साथ देखें तो हिंदी में बड़ा री और ये लिरी, ये दो स्वर हिंदी में नहीं होते। हिंदी परिभाषा में ये दो स्वर माइनस हो जाते हैं, तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 हो जाती है। अब अपन ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे तो रटेंगे भी नहीं संधि को, और आपके ऐसे याद हो जाएगी परमानेंट, आप भूलेंगे भी नहीं। ये विशेष बात है कि अपन जब भी संधि पढ़ेंगे स्वर की तो क्रम वाइज पढ़ेंगे अपन। क्रम वाइज मतलब ए के बाद आ के बाद ई के बाद उ, उ के बाद री और री के बाद लिरी, ए आई ओ औ। अपन सीक्वेंस से पढ़ेंगे, क्रम से पढ़ेंगे तो अपने को कभी संधि में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और अपन भूलेंगे भी नहीं। जैसे अपन बात करें, सबसे मेन बात होती है, पहली संधि अपन ने नोट की थी कि दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में होता है कि दीर्घ आदेश होना और समान स्वर होना। जैसे ए के बाद ए आ जाना, ई के बाद ई आ जाना, चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, उ के बाद उ आ जाना, ये सबसे इजी संधियों में आती है। री के बाद री आ जाना। लिरी का दीर्घ कभी नहीं होता है, लिरी हमेशा ऋस्व स्वर ही होता है, छोटा रहता है। मुख्य बात अपन करेंगे दीर्घ संधि की, तो दीर्घ संधि की छोटी से छोटी परिभाषा मैं आपको लिखा देता हूं। समान स्वर के बाद समान स्वर, यानी इधर भी स्वर समान उधर भी स्वर समान, तो संधि कन्फर्म रूप से दीर्घ संधि रहेगी। यानी इधर का समान, इधर भी ए है तो उधर ए या आ रहेगा, इधर ई है तो इधर छोटी या बड़ी ई रहेगी, उधर उ या उ है, इधर री या री है तो उधर भी री रहेगा। तो संधि कन्फर्म रूप से अपनी दीर्घ रहेगी, यानी समान स्वर रहेंगे तो संधि दीर्घ रहेगी। ये दीर्घ संधि की परिभाषा है, इसको शॉर्ट में देखेंगे। संधि विच्छेद का चैप्टर अपन इसके बाद देखेंगे, क्योंकि अपने पास और संधियां भी बची हुई हैं। दीर्घ संधि के बाद अपन स्टार्ट करते हैं, समान स्वर से स्टार्ट किया, पहले समान कंप्लीट हुआ दीर्घ संधि का। अब अपन स्टार्ट करेंगे क्रम से। संधि का नाम भी अपन बाद में लिखेंगे, पहले देखेंगे। ए अपने पास है, स्वर का पहला आ है, मान लो। ए आ के बाद अपने पास बचता है, दोनों ई को मैं एक ही बोलूं, इसको उ बोलूं, इसको एक री बोलूं, इसको लिरी बोलूं। ए आ के बाद, क्योंकि संधि में बाद अपन तब देखेंगे, दो पद होते हैं संधि में, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। संधि दोनों के मध्य होती है। तो ए आ के बाद जो दूसरा पद आएगा उसमें चाहे अपने पास ई उ री लिरी, वैसे भी अपन देखेंगे क्रम से। ए आ के बाद क्या रहा है, ई उ री और लिरी, और फिर क्या बच गया, ए आ के बाद दो चीज बच गई, एक बच गई ई उ री और लिरी, और एक बच गई ए आई ओ औ। यानी कंफर्म करेंगे कि ए आ के बाद यदि मान लो मैं ये कह दूं ई उ री और लिरी, और एक मैं ये कह दूं ए या आ के बाद क्या जाए, ए आई ओ और औ, यानी ए आ के बाद कन्फर्म हुआ दो संधियां हैं, और ए आ के बाद स्वर भी यही हैं। अपने पास ए आ के बाद दो स्वर बचे, ई उ री री और लिरी। एक तो ये चैप्टर बचा, एक बचा ए आई ओ औ। यानी अब ये कन्फर्म हो गया, कई पहले पद में कभी भी अपने को दूसरा पद भी नहीं देखे, पहले पद में अपने को ए या आ मिल गया, तो ये दिमाग में बैठाएं कि ए आ के बाद दो संधि आएंगी। ए आ के बाद अगर ई उ री री हुआ तो गुण संधि, और ए आ के बाद यदि ए आई ओ औ हुआ तो वृद्धि संधि। यानी ये छोटा चैप्टर अच्छे से बिना रटे हुए कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ए आ के बाद ई उ रील री, ए आई ओ में से ई उ रील री आए तो गुण, और ए आई ओ आए तो वृद्धि संधि होती है।
यानी ए आ दिख जाए आपको प्रथम पद में कभी भी, तो अपने दिमाग में एक बात आनी चाहिए, सारी संधियों को भूलें और ए आ के बाद में इधर ए आ गया और उधर का अपन ने दूसरा पद देखा भी नहीं है, तो दो बातें अपने दिमाग में आनी चाहिए। ए आ के बाद दो संधि आती हैं, अगर ई उ री रहेगा तो गुण, और ए आ के बाद यदि ए आई ओ रहेगा तो वृद्धि संधि रहेगी। हाँ, एक जरूर है जो मैंने पहले पढ़ाया है कि ए आ के बाद अगर समान स्वर आ जाए तो संधि दीर्घ रहेगी, यानी ए आ के बाद ए आ जाए तो दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। ए आ के बाद दो संधियां रहेंगी, ई उ री तक कोई वर्ण आएगा तो संधि रहेगी गुण, और यदि बचे हुए शेष वर्ण आए ए आई ओ तो संधि रहेगी वृद्धि। ए आ के बाद दो संधियां दोस्तों ध्यान रखेंगे, इनके एग्जाम्पल अपन बाद में कराएंगे, पहले ये देखेंगे ए आ के बाद कन्फर्म हुआ दो संधियां रहेंगी, ई उ री आया तो गुण और ए आई ओ आया तो वृद्धि संधि रहेगी। इसके बाद आगे अपन चर्चा करते हैं अभी, और वैसे भी अपन देखेंगे कि ए आ के बाद बच गया क्या, ई उ री ए आई ओ दोनों पद दोनों संधियों। तो अब अपन देखेंगे ई उ री इसको इस पद की ओर ले लेंगे, यानी पूर्व पद में लेंगे। ई का मतलब दोनों ई, उ का मतलब दोनों उ, और री का मतलब दोनों छोटा और बड़ा री, और लिरी का दीर्घ होता नहीं है इसलिए लिरी ई उ री अपन यहां ले लेंगे इस साइड में। प्लस में दूसरे पद में अपने को नहीं देखना, ई उ री के बाद ई उ री आएगा तो दीर्घ में चला जाएगा। अपन सबसे पहले पढ़े कि ई उ री के बाद समान स्वर के बाद समान स्वर नहीं आना चाहिए, नहीं तो संधि दीर्घ में जाएगी। बशर्ते ई उ री जब भी वाक्य में पहले इस साइड आ जाएगा तो अपने को दूसरा पद देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ई उ री इस साइड आने का मतलब ही होता है कि संधि कौन सी जाएगी, यण संधि। जब भी आप प्रथम पद में ई उ री आपको दिखाई दे और उसके बाद समान नहीं हो कोई स्वर तो कन्फर्म माने कि संधि यण रहेगी। अब अपन ने पहले ए आ पढ़ लिया था, ई उ री भी पढ़ लिया कि कन्फर्म हुआ ई उ री जब प्रथम पद की तरफ आ जाएगी तो संधि यण, और इसके बाद अपने पास बच गया ए आई ओ। इसको भी उठा करके अपन इसी की तरह से वापस प्रथम पद में ले लेंगे, यानी कि ए आई ओ और औ। ये भी अगर वहां से पर द्वितीय पद यानी जिसको अपन दूसरा पद कहते हैं उसमें नहीं आकर पद में आ गया, इसके बाद कैसा भी स्वर आए, क्योंकि ये खुद दीर्घ होते हैं, इनमें इनका दीर्घ नहीं बनता है, इधर इस साइड आते ही पूर्व पद में आते ही कन्फर्म हो जाता है। आगे आप कुछ भी देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, संधि आप आंख मूंद के करेंगे, अयादि संधि। दोस्तों बहुत शॉर्ट है, आप गहराई से देखेंगे तो न रटने की जरूरत पड़ेगी, न आपको कोई प्रॉब्लम होगी, संधि में कंफ्यूज भी नहीं होंगे। अपन स्वरों को लिखेंगे पहले, क्योंकि स्वर संधि पढ़ रहे हैं, आराम से देखेंगे। ए आ के बाद ई उ री तक आया तो संधि गुण, इनको अब वापस से ले लेंगे, ई उ री को इस साइड ले लेंगे, ई उ री के बाद ई उ री यानी समान स्वर आया तो दीर्घ, और समान के बाद कोई भी वर्ण आया तो यण संधि। ए आई ओ के बाद कोई भी समान या असमान स्वर आए तो संधि अयादि संधि। यानी अपन पांचों संधि को आराम से फिर दोबारा रिवाइज करेंगे एक बार कि समान स्वर आया तो दीर्घ, और अगर समान स्वर नहीं है तो ए आ के बाद यही वर्ण बचे ई उ री ए आई ओ। तो ई उ री ए आ के बाद रहा तो संधि गुण, ए आई ओ के बाद रहा तो संधि वृद्धि, और ए आ को इस साइड रख लेंगे, पहले अपन ई उ री और लिरी तक ले लेंगे इस साइड प्रथम पद में, तो समान नहीं होना चाहिए, दूसरे पद को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ई उ री इस साइड आते ही संधि यण, और ए आई ओ को जब प्रथम पद में ले लेंगे इस साइड देखेंगे तो संधि अयादि। इनका विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है, विच्छेद कैसे होता है, किस प्रकार से उनके टुकड़ों को तोड़ेंगे और किस प्रकार से उसका वर्ण तैयार होकर के संधि क्लियर होती है, ये अपन पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना है।